ज्वार की उन्नत खेती, अलग अलग पर्पज से ज्वार की खेती की जाती है। वैसे तो 12 महीने यदि आपके पास डेयरी है या फिर पशुपालन है या फिर आप हरी घास के पर्पज से ज्वार की खेती कर रहे हैं तो 12 महीने बुआई कर सकते हैं। यानी कुछ वैरायटी ऐसी आती है जिसे आप कई बार मल्टी कट के उद्देश्य से आप बुआई कर सकते हैं। एक बार बुआई कर दी, एक बार काटिए, फिर 2 बार फिर काटिए पशुओं के लिए। इसके अलावा डेयरियों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। यानी हरी घास के रूप में ज्वार की खेती बहुत ही बड़ी मात्रा पर की जाती है। इसके अलावा 2 सीजन दाना यदि प्रोडक्शन के पर्पज से, दाने के अनाज के पर्पज से यदि खेती की जाए तो उसका टाइमिंग अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप दाना पर्पज से खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाएं। हरे घास के पर्पज से पशुओं के चारा के लिए ज्वार की खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाएं। ज्वार यानी सोरगम की फार्मिंग करके आप सभी को होगा फ़ायदा, ये है हमारा वादा। क्योंकि सही समय पर सही खाद, सही दवाइयों का, सही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो यकीनन पैदावार अच्छी मिलेगी। यदि आप पैदावार की पर्पज से खेती कर रहे हैं और हरे घास की पर्पज से खेती कर रहे हैं तो कौन सी ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए जब तक फसल यानी हमारी सोरगम की क्रॉप यानी यह जो घास है हरी भरी नहीं रहेगी तो पशु भी खाने से इनकार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार हमको खेती करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। खरीफ सीजन पर आप खेती कर रहे हैं तो दाना पर्पज से खरीफ सीजन में जून से जुलाई के मध्य आप बुआई कर सकते हैं और रबी सीजन में भी अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप दाना पर्पज से खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जायद में भी इसकी बुआई होती है फरवरी से अप्रैल। बाकी हरे घास के लिए आप किसी भी मंथ, किसी भी सीजन पर आप बुआई कर सकते हैं। बस उस समय ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा बरसात ना हो रही हो और बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो। बाकी आप 12 महीने आप सोरगम की बुआई कर सकते हैं। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना टॉपिक की हम बात करते हैं, खेत की तैयारी। यदि आप वहीं कंजूसी कर दिया आपने तो फिर ऊपर से खाद देंगे ना तो 30% ही मिट्टी में लगेगी। तो यानी बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो खेत की जो आपको तैयारी करना है मित्रों, वो आपको करना है देसी गोबर की खाद प्रयोग करना। 3 से 4 ट्रॉली प्रयोग कर दीजिए। अब आप पशुपालन करते हैं तो वैसे भी गोबर की खाद तो फ्री में मिल ही जाएगी, तो उनको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो दाना पर्पज से खेती कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ है गोबर की खाद। 3 से 4 ट्रॉली अवश्य प्रयोग आपको करना चाहिए। इतनी शानदार यह जो फसल आप देखने के लिए आपको स्क्रीन पर मिल रही है, यह कौन सी वैरायटी है बताएंगे दोस्तों। बस वीडियो को स्किप मत करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाएगी स्किप करने से। तो खेत की तैयारी ठीक तरीके से कल्टीवेटर, रोटावेटर से मिट्टी को एकदम बारीक करा लीजिए। इस फसल में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह एक ऐसी फसल है दोस्तों, यानी ज्वार एक ऐसी फसल है जहां पानी के साधन भी नहीं हैं। यानी असिंचित दशा पर भी आप खेती कर सकते हैं और सिंचित दशा पर भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। यानी सिंचाई के साधन बहुत कम हैं तो अभी आप उत्पादन अच्छा निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास सिंचाई के साधन मध्यम है तो ऐसी सिचुएशन पर भी आप उत्पादन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यानी आपको तो पता ही होगा, जैसे हम चने की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, और हर एक यह वो फसलें हैं जहां पर सिंचाई ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत हो गया ज्ञान, अब बात कर लेते हैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी उन्नतशील किस्में। तो आप ज्वार की खेती यदि आप दाना पर्पज से खेती कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में दोस्तों लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप 4 पर्पज से खेती कर रहे हैं तो इस क्वांटिटी को, सीड्स की क्वांटिटी को 3 से 4 गुना तक आपको बढ़ाना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में। यदि आप पशुओं के लिए चारे के पर्पज से बुआई कर रहे हैं तो हम आपको पर्सनली जो रिकमेंडेड करेंगे, जो सबसे अच्छी पैदावार देने वाली, यदि वैरायटियों की बात करें, हरे चारा जो लंबे समय तक हरा भरा रहेगा, और पैदावार की तो बात ही मत करो। यानी जो पैदावार है, जो हरापन है चारे में, वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा और आप बहुत जल्दी से कटिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत जल्दी से जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए? यदि आप हरे घास के पर्पज से खेती कर रहे हैं तो एडवांटा की जंबो गोल्ड के नाम से आती है, हमको तो बहुत ही बेस्ट यह वैरायटी लगी है। इसके अलावा मेगा स्वीट्स, लेकिन यह एक बार बुआई करी और एक बार में ही आपको कटाई करनी पड़ेगी। मल्टी कट के पर्पज से इस वैरायटी को आप बुआई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एडवांटा की जंबो गोल्ड के नाम से जो वैरायटी आती है, इसको आप मल्टी पर्पज से या फिर मल्टी कटिंग के पर्पज से बुआई कर सकते हैं। एक और वैरायटी आती है महिको की रसीला।
अब इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी जो पशु है ना उनको इतनी ज़्यादा टेस्ट लगती है कि एकदम खाते जाते हैं। हरापन है, रसीली है, एकदम चमक है, क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों क्या? मुलायमपन। इस वैरायटी पर महिको की रसीला पे मुलायमपन है। लेकिन आप ऑर्गेनिक खादों की पूर्ति करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से यह जो फसल है वो बढ़वा लेने वाली है। इसके अलावा SSG 998 है और क्रिस्टल की स्टार जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं यदि आप घास हरे चारा के पर्पज़ से ज्वार की खेती कर रहे हैं। लेकिन किसान क्या करें जो प्रोडक्शन दाना पर्पज़ से, अनाज पर्पज़ से खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रही किस्में जवाहर चरी 69 है, पूसा चरी 23 है, विजेता है, CSH 38 है, CSH 34 है, SPH 1635 है, एडवांटा की PAC 537 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक वैरायटी सिद्ध साबित हुई हैं दोस्तों। अब आप बोलोगे कि यार वैरायटी भी अलग अलग बता रहे हैं, खाद भी अलग अलग बता रहे हैं, ज़्यादा लागत बता रहे हैं, तो देखिए आप ऐसे तो नॉर्मल तरीके से भी किसान बुआई कर देता, फसल आ जाती है। लेकिन अगर बात आती है वैज्ञानिक की, एडवांस फार्मिंग, यानी 2-4 गांव के या फिर आसपास के फार्मर्स पूछने आए कि भाई आपने कौन सी खाद डाली है, कौन सी वैरायटी लगाई, तो इसके लिए एडवांस फार्मिंग में आपको यह जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर काम में आने वाली है। ज़रूर आपको इंटरेस्ट जागना चाहिए, ताकि आपकी पैदावार कब बढ़ेगी? जब इनोवेशन करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे, आप कुछ नया करेंगे। क्योंकि वही परंपरागत तरीके से तो आपने बीज डाल दिया, सिंचाई कर दी, आ गई ज्वार। नहीं दोस्तों, फसल को समझ कर तो देखिए एक बार। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत जगह पर खेती करके तो देखिए, यदि फ़ायदा ना हो, अब यह ज़रूर हो सकता है कि आपकी भूमि उपजाऊ है, पहले से अच्छी कार्बन की मात्रा है, तो ऐसी कंडीशन पर रासायनिक खादों को कम कर सकते हैं। बाकी पैदावार निकालने के लिए यह विधि सबसे बेस्ट है। और हाँ, वैरायटी आपको पता है, अब राज्य तो बड़ी दूर की बात है दोस्तों, क्षेत्रों के हिसाब से वैरायटी के चेंज हो जाती हैं। तो अपने हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी समझ में आए, अपने एरिया के हिसाब से उस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीज अंकुरण में कभी कभी समस्या आती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप बीज उपचार कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP फंगीसाइड आती है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम की दर से उपचारित करके आप ठीक तरीके से सुखा करके आप बुआई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस काम को करने से फंगस की समस्या नहीं आती है, जर्मिनेशन में समस्या नहीं आती है। अब आप बोलोगे कि भैया हमने तो ये कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थायोफेनेट, मिथाइल कैप्टन इनका उपयोग कर करके थक गए, फंगस आता है। अगर आता है, समस्या काफ़ी विकराल है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, या तो एवरगोल्ड एक्सटेंड से उपचारित करें, या तो फिर थायोफेनेट, मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन है। अब इनसे उपचार कर सकते हैं 2 ml की दर से। तो बीज उपचार करने से बाकी अंकुरण अच्छा होता है। यदि बुआई की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आरंभ होते ही बुआई शुरू हो जाती है। और बुआई भी 2 प्रकार से होती है, छिटका विधि से और सीडल विधि से। दोनों विधि बेस्ट है, लेकिन यदि पंक्तिबद्ध तरीके से आप खेती करते हैं तो निराई गुड़ाई करने में, स्प्रे करने में, सिंचाई करने में आसानी रहती है। बाकी छिटका विधि को भी आप अपना सकते हैं। लेकिन यदि आप अनाज पर्पस से, दाने के पर्पस से ज्वार की खेती कर रहे हैं ना, यदि उत्पादन बढ़ाने की बात करें सी ग्रेड की, तो ज़्यादा नहीं 1 फीट चौड़ी बेड बनाकर एक एक दाना की लाइन से बुआई करके देखिए। यानी हम बता देते हैं दोस्तों कि उत्पादन है ना बहुत ज़्यादा, यानी ज्वार का जो गुच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, दानों में चमक बढ़ने वाली है। तो इस काम को आप कर सकते हैं बेड विधि से। आप ज्वार की खेती थोड़ी बहुत जगह पर कर लीजिए, उसकी बढ़वार, उसकी पैदावार, उसकी चमक, उसकी उपज आप खुद कमेंट में आकर बताना। यह वीडियो अपलोड रहेगी आने वाले समय तक में। रही बात डिस्टेंस की, तो जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और जो गहराई है 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करनी चाहिए। कुछ इस प्रकार सीड्स दिखता है ज्वार का, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। बेसल डोज यदि आप ज्वार की खेती करते हैं तो बुआई के समय गोबर खाद तो आपको प्रयोग करना ही करना है। इसके साथ आप DAP 50 किलोग्राम या फिर NPK 12-32-16 50 किलोग्राम यदि आप दाने के पर्पज़ से खेती कर रहे हैं तब। और यदि दाने के पर्पज़ से खेती नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप गोबर की खाद से काम चला सकते हैं। इससे भी बढ़वार अच्छी देखने के लिए मिलती है। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं। अब अभी आप तो बोल रहे थे कि सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं दोस्तों, यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो सिंचाई करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। और जिन इलाकों पर सिंचाई के साधन बिल्कुल कम हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा पैदावार में तो फर्क आएगा।
और जहाँ पर आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो पैदावार में वृद्धि होगी। यदि गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, तो फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार रोकथाम की बात करते हैं तो बेस्ट उपाय है निराई गुड़ाई। यदि खरपतवार ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, निराई गुड़ाई के साधन नहीं हैं और हैं तो निराई गुड़ाई करें, और नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर एट्राजन प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में स्प्रे किया जा सकता है। या फिर बायर कंपनी की लोडेस, जब 25-30 दिन की फसल हो, 3-4 पत्ती खरपतवार हो, तो स्प्रे आप लोडेस को स्प्रे कर सकते हैं 115 ml 200 लीटर पानी में घोलकर। स्प्रिंग शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं ज्वार की फसल पर। यदि दाना पर्पज से खेती कर रहे हैं, रोगों की बात करें तो DBM है, रस्ट है, लीफ स्पॉट, बेल्ट, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है, सुंडी है, फुलारी बार में तना छेदक है, सफ़ेद लट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए जो स्प्रिंग शेड्यूल है दोस्तों, वो स्प्रिंग शेड्यूल फर्स्ट स्प्रिंग जो आप डोज देख रहे हैं 15 लीटर की दर से देख रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 28 दिन, सेकंड स्प्रे 55 से 60 दिन, थर्ड स्प्रे 80 से 50 दिन की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। कभी कभी रोग बीमारी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। यदि रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। इस अंतर को, गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको फसल का ऑब्जर्वेशन करना, फसल को देखना है, उस हिसाब से स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। लेकिन आपकी फसल पर रोग बीमारी है तो यह टेक्निकल, यह दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। यदि आप दाना पर्पस से खेती कर रहे हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 24 से 28 दिन की फसल होती है और सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है। तो इन खादों को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। जड़ों से 3 से 4 इंच दूर दे करके सिंचाई आप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लाइफ साइकिल है वो 100 से 120 दिन के आसपास का समय लगता है परिपक्व होने में। यदि आप चारे के पर्पज से खेती कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन पर दोस्तों, मतलब जैसे फसल तैयार होती है उसके बाद कटाई शुरू हो जाती है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो दाना जो प्रोडक्शन है 30 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। लागत के बारे में बात करते हैं तो 18 से 25 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगेगी। और जो ज्वार के बाजार भाव हैं, अब देखिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा हो सकती, 4,000 से लेकर 5,000 प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। अब जिन इलाकों पर बहुत ज़्यादा आवक होती है वहाँ पर रेट का झोल हो सकता है, यानी अंतर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। बाकी सभी राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसको आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन जगहों पर आप खेती कर सकते हैं। यही एक ऐसी फसल है, कम लागत है, कम सिंचाई है, कम देखभाल है और अधिक मुनाफा है। ज्वार को चारा के पर्पज से भी आप बुआई कर सकते हैं। यदि आप पशुओं के लिए चारे के पर्पज से खेती कर रहे हैं तो ज्वार की बुआई करके भी आप पशुओं को हरा चारा खिला करके बहुत ही अच्छा दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इससे आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि ज्वार यानी सोरगम फार्मिंग किस प्रकार करना चाहिए, इसकी हमने डिटेल से जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।